चौहान, प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, श्री श्याम पीजी महाविद्यालय चंदवा जी की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम सबसे पहले राजनीति विज्ञान की पहली क्लास में हम जो बीए पार्ट सेकंड की जो दो पेपर हैं उनके बारे में सबसे पहला राजनीति विज्ञान का जो पार्ट है उसकी जो प्रथम पेपर है, इसका जो प्रथम पेपर है वो प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं हैं, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। और द्वितीय इसका जो पेपर है, ये द्वितीय पेपर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये दो पेपर है। तो ये जो दोनों पेपर हैं उनमें जो इसका राजस्थान विश्वविद्यालय का जो इसका जो परीक्षा पैटर्न है वो परीक्षा पैटर्न ये है कि इसके अंतर्गत विशेष रूप से जो 3 सेक्शन बनाए जाते हैं। इन 3 सेक्शनों में सबसे पहले जो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आते हैं, अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन, ये अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है। इस प्रकार टोटल 20 अंक हैं। दूसरे स्तर के जो लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, लघुरात्मक प्रश्न, ये लघुरात्मक प्रश्न 4 प्रश्न और 5 अंक हैं। इस प्रकार ये भी 20 अंक हैं। इसके बाद इसके निबंधात्मक जो प्रश्न है, ये निबंधात्मक जो प्रश्न है वो 3 प्रश्न है और ये 3 प्रश्न 20 अंक के हैं। इस प्रकार ये टोटल 60 अंक का है। इस प्रकार आपका एक पेपर टोटल 100 अंक का है। अब स्कूली पैटर्न में और इस कॉलेज के परीक्षा पैटर्न में थोड़ा अंतर है। कुछ छात्र ऐसा करते हैं कि जैसे स्कूली में अध्ययन करते हैं वैसे ही कॉलेज के अंतर्गत चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उनको उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितना वो करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है कि इसके अंतर्गत पैटर्न बटा होता है। इस पैटर्न के अंतर्गत यहाँ जो निबंधात्मक जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत 3 सेक्शन बटे होते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे खंड ए, खंड बी और खंड सी, इनके अंतर्गत 2-2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चनों में से हमें एक क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन इसमें एक इसका ऑप्शन आएगा, दोनों एक खंड में से 2 क्वेश्चन है, एक करना है। इस प्रकार ऐसे 3 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको हमारी जो सबसे पहले हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था है उस राज्य व्यवस्था के बारे के अंतर्गत हम इसका पहले चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको इसके सिलेबस के बारे में अवगत कराऊंगा और उसके बारे में आपको फिर एक-एक टॉपिक के बारे में अध्ययन किया जाएगा। देखिए इसमें हमारा जो द्वितीय पेपर है जैसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के हम सिलेबस की बात करें तो इसका जो सिलेबस है
सबसे पहले हम खंड ए के अंतर्गत देखते हैं। खंड ए है, उसके अंतर्गत जैसे भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का कारण देखेंगे। उसके बाद में राष्ट्रवाद के चरण, राष्ट्रवाद के 3 चरण हैं। इन 3 चरणों में सबसे पहले जैसे उदारवाद, उसके बाद में है उग्रवाद और उसके बाद में है गांधीवाद। ये हमारे राष्ट्रवाद के चरण हैं। उसके बाद हम 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये अध्ययन। इसके अलावा इसके अंतर्गत जैसे खंड ए की बात कर रहे हैं, इस खंड के अंतर्गत हम आजादी से पहले, भारत की आजादी से पहले भारत के अंतर्गत कौन सी प्रक्रियाएं और किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं चली और अंग्रेजों से आजादी प्राप्त करने के लिए भारतीयों के द्वारा किस प्रकार से एक नेतृत्व किया गया, प्रबंध किया गया, जिसकी वजह से भारत को क्या मिली, आजादी मिली। यहाँ उसके बाद हम आगे का जो अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये अध्ययन। इस भारतीय शासन की विशेषताओं के बारे में हम भारतीय संविधान में मूल अधिकार, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, जो पहला खंड दे रखा है, उस पहले खंड के अंतर्गत हम भारतीय शासन की शुरुआत से पहले की स्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरे खंड के अंतर्गत हम भारतीय शासन के अंतर्गत जो शासन की जो व्यवस्थाएं थी, जिसका निर्धारण किया गया था, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लेकर यहाँ पर हम उसकी प्रस्तावना और उद्देशिका से उसे जोड़ते हुए इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें संपूर्ण भारतीय शासन व्यवस्था की वस्तु स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद में देखिए संघीय व्यवस्था। अब संघीय व्यवस्था के अंतर्गत इसके 2 पार्ट बटे हुए हैं। पहला है संघीय कार्यपालिका, पहला बिंदु है संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हम सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्रपति में उसमें जैसे उसका निर्वाचन है, उसके साथ उसकी शक्तियां और उसके क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान में उसकी क्या है, उसकी स्थिति है, इसका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में 2 नंबर पर हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री
वह उसका मंत्री परिषद उसका अध्ययन करेंगे। अब प्रधानमंत्री ये संघीय कार्यपालिका में भारत में जो संस्थात्मक शासन प्रणाली है, और संस्थात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो राष्ट्रपति नामात्र की या औपचारिक शक्तियां हैं, 2 नंबर पर जो प्रधानमंत्री है जो वास्तविक और अनौपचारिक शक्तियों का माध्यम है। इसके बाद में ये जो अध्ययन है जो कार्यपालिका की शक्ति, उसकी स्थिति और उसके महत्व के बारे में स्पष्ट करेगा। 2 नंबर पर जो बात है, इसका जो दूसरा भाग होगा वो संघीय विधायिका, जिसको हम व्यवस्थापिका के नाम से भी, नंबर पर क्या है, व्यवस्थापिका के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंतर्गत हम जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन होगा संघीय संसद का, और संसद के अंतर्गत इसके 2 भाग हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत हम उसका संघीय व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्थापिका जिसका दूसरा नाम विधायिका भी है। अब संघीय व्यवस्था और विधायिका में हम संसद का अध्ययन करेंगे। संसद के अध्ययन में हम 1 नंबर पर लोकसभा और 2 नंबर पर राज्यसभा। लोकसभा में हम क्या करेंगे, इसका जो संगठन है, इसकी शक्तियां हैं, संगठन और शक्तियां। उसके बाद में इसका भी संगठन है और शक्तियां, संगठन और शक्तियां। फिर इन दोनों का अध्ययन करने के बाद हम लोकसभा और राज्यसभा का, लोकसभा व राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और ये तुलनात्मक अध्ययन उसको संगठन को लेकर के है, उसकी शक्तियों को लेकर के, इस प्रकार का अध्ययन किया जाएगा। और उसके बाद में इसका जो तीसरा जो महत्वपूर्ण है, संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत हम सर्वोच्च न्यायालय, किसका अध्ययन करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, इसका अध्ययन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत इसका जैसे संगठन है, इसके क्षेत्राधिकार है, इनका अध्ययन किया जाता है। ये हमारी सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये जो केंद्र का जो ढांचा है, इस केंद्र के ढांचे का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। और उसके अगले बिंदु के अंतर्गत अगला जो बिंदु होगा उसमें हम हमारे देश की जो शक्ति विभाजन है, हमारे देश के अंतर्गत क्या किया जाए, शक्ति विभाजन के अंतर्गत जैसे केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के संबंधों का अध्ययन करेंगे। और केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन में सबसे पहले उसका जैसे कौन सा है, विधायी संबंध। उसके बाद में है वित्तीय संबंध।
इसके बाद में है प्रशासनिक प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध। इन तीनों का अध्ययन करने के बाद हम भारतीय शासन व्यवस्था में जो उसकी जो संघवाद है, उसका कौन सा लक्षण है? संघवाद। जो हमारे राज्यों के माध्यम से केंद्र का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। केंद्र जो हमारे देश में जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो संघवाद की जो प्रवृत्ति है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो संघवाद और संघवाद के बाद में हम हमारे देश के अंतर्गत जैसे लोकतंत्र, भारतीय राज व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां या उसको दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? प्रवृत्तियां। दूसरे शब्दों में प्रवृत्तियों के नाम भी दे सकते हैं। अब इस चुनौतियों के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या करते हैं? जैसे जातिवाद, आगे वाला बिंदु है जैसे जातिवाद। सबसे बड़ी लोकतंत्र की समस्या है जाति। उसके बाद में भाषा, क्षेत्रवाद, राजनीतिक अपराधीकरण, इसके साथ साथ में जो वैश्विक समस्या है, भारत की भी समस्या है, वो है आतंकवाद। ये अध्ययन किया जाएगा। और इस प्रकार हम 1947 से लेकर के वर्तमान तक की नवीन प्रवृत्तियों का जो अध्ययन किया जाएगा वो सब इसमें किया जाएगा। उसके साथ साथ में गठबंधन सरकार क्या होती है, कैसे, कब कब चली और किसके अनुरूप कार्य कर रही है, इसका अध्ययन हम इस भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रक्रियाओं के माध्यम से करें। अब हम सबसे पहले जो हमारा जो बिंदु है, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर के करते हैं। देखिए, भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो पहला जो बिंदु है, हमारा जो पहला जो चैप्टर है, उस पहले चैप्टर के अंतर्गत हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण। देखिए, एक राष्ट्रवाद एक शब्द है, वो राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ भी है और इतिहास से जुड़ा हुआ भी क्या है, एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें हम सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद ये दो शब्द हैं, एक तो है राष्ट्र और दूसरा है वाद। हम सबसे पहले इस राष्ट्र शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, राष्ट्र और राज्य के अंतर्गत क्या होता है, अंतर होता है। राज्य जो शब्द, कुछ लोग राज्य को राष्ट्र समझते हैं और राष्ट्र को राज्य समझ लेते हैं। ये राजनीति विज्ञान में दोनों ही बिंदुओं को अलग से स्पष्ट किया गया है। और सबसे पहले हम राज्य को देखते हैं। देखिए, राज्य होता है, उस राज्य के निर्माण के लिए उसके 4 तत्व होना अत्यंत आवश्यक है। 4 तत्वों का मतलब 1 नंबर पर जैसे है जनसंख्या, 2 नंबर पर है निश्चित भूभाग, 2 नंबर पर है निश्चित भूभाग, और 3 नंबर पर है सरकार।
तो 4 नंबर पर है संप्रभुता। संप्रभुता एक राज्य के निर्माण के लिए ये 4 तत्वों का होना अत्यंत क्या है, आवश्यक है। क्या राष्ट्र के लिए इन 4 का होना आवश्यक है? राष्ट्र शब्द का मतलब है कि एक भौगोलिक इकाई, एक भौगोलिक इकाई क्या है, एक भौगोलिक इकाई में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, एक भौगोलिक इकाई में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिकता के आधार पर उन लोगों में जो एकता और अखंडता, एकता व अखंडता का जो भाव है, ये एकता और अखंडता का भाव है, उसी का नाम क्या है, राष्ट्र है। ये सामाजिकता के आधार पर, ये संस्कृति के आधार पर, ये धार्मिकता के आधार पर जो इनकी जो अपनी जो पहचान है, और इस पहचान के अंतर्गत जो लोगों की जो अपनी क्या है, एक अलग जो अपनी जो परंपराएं हैं, जिसके अंतर्गत इसमें जो एकता और अखंडता यहाँ पर एक सबसे है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वास, और 2 नंबर पर है सहयोग। विश्वास और सहयोग के आधार पर ये लोग एक दूसरे में क्या करते हैं, एक दूसरे से लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी इनका स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर जो विश्वास और सहयोग की भावना है, जो किसका रूप धारण कर रही है, इनका परंपराओं का, परंपरा और रीति रिवाज, परंपरा और क्या है, रीति रिवाज। इन परंपरा और रीति रिवाज जैसे शब्दों को हम किस शब्द से जोड़ रहे हैं, राष्ट्रवाद से। तो अभी आपको एक बार क्लियर हुआ कि राष्ट्र और राज्य में जो अंतर है वो क्या है, और उसमें जो राष्ट्र शब्द है वो राष्ट्र में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर राष्ट्र से हमने इसको अंतर किया, और यहाँ जो वाद शब्द है ये ऐसे विचारों का क्या है, ये समूह है, जिनके माध्यम से व्यक्तियों के अंतर्गत क्या होता है, कोई भौगोलिक इकाई के प्रति समर्पित निष्ठा, आस्था का विश्वास पैदा होता है, और उसी का नाम क्या है, राष्ट्रवाद है। उसी का नाम क्या है, राष्ट्रवाद। तो हम राष्ट्रवादी शब्द को ऐसे संबोधित कराएं, या हम राष्ट्रवाद की एक अलग से पहचान या उसको परिभाषित करने के लिए एक अपने शब्दों में प्रकट करें, तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक भौगोलिक इकाई में रहने वाले लोगों का, राष्ट्रवाद एक भौगोलिक इकाई में रहने वाले उन समान लोगों की जिनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परंपराओं के आधार पर एकता और अखंडता बनी रहती है। क्या बनी रहती है? एकता और अखंडता बनी रहती है, और उनके विचारों का, उनके सभी के समूह का नाम ही क्या है, राष्ट्रवाद है। उनका क्या नाम है? राष्ट्रवाद है। तो हम सबसे पहले हमने बिंदु देखा कि राष्ट्रवाद क्या है। हम सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक भौगोलिक इकाई में रहने वाले लोगों का समूह है, जिनकी परंपराएं, रीति रिवाज एक समान हैं, और एक समान होने के नाते वो एक समूह में बंधे होते हैं। उसी का नाम क्या है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। अब इस राष्ट्रवाद का उत्पन्न, भारत में जो राष्ट्रवाद पैदा हुआ है, वो राष्ट्रवाद के जो तथ्य निकल कर के आए हैं, ये तथ्य क्या क्या है? इन तथ्यों में सबसे पहले 1 नंबर पर यह है कि इनकी एक भौगोलिक इकाई होती है। इनकी एक क्या होती है? भौगोलिक इकाई है। 2 नंबर पर है राष्ट्रवाद अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। राष्ट्रवाद अनवरत
भौगोलिक इकाई है, राष्ट्रवाद अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, और 3 नंबर पर है कि ये एकता और अखंडता, एकता और अखंडता बनाने का माध्यम है, बनाने का माध्यम है। तो इसमें एकता और अखंडता बनाने वाला माध्यम है राष्ट्रवाद। और 4 नंबर पर है कि इनकी ये क्या है, विश्वास, विश्वास व सहयोग, सहयोग की भावना, सहयोग की क्या है, भावना। इसका मतलब है कि राष्ट्रवाद एक भावनात्मक विचारधारा है। राष्ट्रवाद कौन सी विचारधारा है, एक भावनात्मक विचारधारा है जो लोगों के आपसी, जो लोगों के किससे जुड़ा है, आपसी जो विश्वास है, उनकी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनकी जो धारणाएं हैं, उन धारणाओं से जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्रवाद के जो तथ्य निकल करके बाहर आते हैं, 4 तत्व निकल कर बाहर आते हैं। एक भौगोलिक इकाई में रहने वाले लोगों के प्रति है, राष्ट्रवाद लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, एकता और अखंडता बनाए रखने का माध्यम है, और विश्वास और सहयोग, ये 2 चीजें हैं। और ये इसको मिलाकर के हम ये कहें कि ये लोगों में एक, इसको राष्ट्रवाद को भावनात्मक अवधारणा के रूप में लिया जाता है। तो ये हमारे भारतीय राष्ट्रवाद के प्रमुख, ये राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्व निकल कर क्या है। और राष्ट्रवाद जो उत्पन्न हुआ भारत में, जो राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ है, किसी एक घटना या एक परिस्थिति के कारण पैदा नहीं हुआ, ये लगातार। हम अगर भारतीय इतिहास की बातें हैं तो शुरुआत के अंतर्गत भारत में किसान आंदोलन चले थे, फिर किसान आंदोलन के बाद में सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन चले, फिर उसके बाद में जो प्रजामंडल आंदोलन है वो प्रजामंडल आंदोलन चले, और उसके बाद में 1857 की क्रांति हुई। और 1857 की क्रांति के बाद में जो पहली भारत की जो राजनीतिक क्या बनी, जो संस्था बनी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई। और ये जो संस्था थी उसने एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष किया, और इसको राष्ट्रवाद बनाए रखने का एक माध्यम मानते हैं। तो हम सबसे पहले हम ये देखें भारतीय राष्ट्रवाद के उदय होने के क्या कारण है। इसकी सबसे पहले हम एक प्रस्तावना के रूप में वो देखेंगे, और इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ उसका पहले क्या है। देखिए 16वीं सदी है, इस 16वीं सदी के अंतर्गत भारत का जो गौरव है, भारत का जो गौरव है वो गौरव शांति और समृद्धि का था। भारत का जो गौरव था वो शांति और समृद्धि का गौरव है, और जहां शांति होती है वहां पर समृद्धि होती है, और जहां दोनों होती है वहां पर गौरव की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार भारत विकास के चरम उत्कर्ष पर था 16वीं सदी के अंतर्गत। इस 16वीं सदी के अंतर्गत, इस 16वीं सदी के अंतर्गत क्या था कि जो भारत में आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास किया था। और बहुत महत्वपूर्ण विकास होने के कारण भारत को सोने की चिड़िया क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को क्या कहा गया, सोने की चिड़िया कहा गया। और सोने की चिड़िया क्यों कहा गया, क्योंकि भारत ने सभी क्षेत्रों में, और कौन से क्षेत्रों में, सबसे नंबर पर हम 1 पर देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में, 2 नंबर पर देखते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में। इन क्षेत्रों के अंतर्गत भारत ने क्या किया था, अपना चरम उत्कर्ष विकास किया। इससे भारत के अंतर्गत सभी लोग सुख शांति और समृद्धि से जीवन यापन करते थे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जब भारत के अंतर्गत कुशलता बढ़ी, भारत के अंतर्गत जो व्यापार की स्थितियां बढ़ी, इसके अंतर्गत विदेशों के अंतर्गत विदेशी व्यापार, भारत का विदेशी व्यापार भी बढ़ा। भारत का आर्थिक क्षेत्र में
क्षेत्र में साम्राज्य बढ़ा और भारत में धार्मिक जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, इनका क्या हुआ, विश्व में संस्कृति की ओर विस्तार प्रचार हुआ। तो ये विदेशी लोग भारत की ओर क्या हुए, आकर्षित हुए, भारत की ओर क्या हुए, आकर्षित हुए। और इन आकर्षित होने के अंतर्गत जैसे डच है, पुर्तगाल है, अंग्रेज है और फ्रांसीसी, ये चार विदेशी जातियां, क्या ये चार विदेशी जातियां भारत की ओर क्या हुई, आकर्षित हुई। और चार विदेशी जातियां आकर्षित होने के बाद में उन्होंने क्या किया, भारत में व्यापारिक संबंध बनाने की कोशिश की। व्यापारिक संबंध बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण भारत का आर्थिक आधार था, क्योंकि भारत आर्थिक संपदा में भारत के अंतर्गत जो कृषि और उद्योग ये बड़े पैमाने पर क्या होते थे, बड़े पैमाने पर संचालित किए जा रहे थे। और इनका जो सकल घरेलू उत्पाद में जो दूसरे देशों की तुलना में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। तो इनके अंतर्गत ये जब आए तो ये प्रतिस्पर्धा के इस वातावरण के अंतर्गत क्या हुए, ये अंग्रेजों से हार गए और अंग्रेज भारत में क्या हुए, हमेशा के लिए व्यापारिक उद्देश्य से यहाँ पर रह गए। अब हम देखेंगे कि जो भारत के अंदर जो सबसे पहले अंग्रेज थे वो भारत के अंतर्गत क्या हो गए, यहाँ पर स्थायी रूप से तीन जो विदेशी जो प्रतिस्पर्धात्मक जातियां थी उनको क्या किया, हरा दिया गया और वहां से यहाँ से निकाल दिया गया। तो ये जो अंग्रेज है 31 दिसंबर 1600 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी, कौन सी है, ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी भारत के अंदर है। और इसने क्या किया, उस समय में जो ब्रिटेन की जो महारानी थी वो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ ने क्या किया, इसको भारत में व्यापार करने की स्वीकृति दी। क्या थी, व्यापार की स्वीकृति दी कि वो भारत में जाकर के क्या करेगी, व्यापार करेगी। अब व्यापार करने के उद्देश्य से ये कुछ समय के लिए कार्य करती रही, लेकिन जैसे जैसे इसको ज्यादा से ज्यादा जो महत्वाकांक्षा जागी तो इसमें जो आर्थिक उद्देश्य था, इस आर्थिक उद्देश्य को छोड़कर के राजनीतिक उद्देश्य की ओर अग्रसर हो गई। अब इसका उद्देश्य कोई व्यापार करना न रह करके इसका उद्देश्य भारत में राजनीतिक विस्तार करना होता है, और राजनीतिक विस्तार करके ये आर्थिक संसाधनों पर अपना क्या करना शुरू कर दी, नियंत्रण करना शुरू कर दी। इस प्रकार 1857 को आते आते, इससे पहले इसने राजनीति का खेल खेलना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। राजनीति का जो खेल खेलना इसने शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि जहां 1600 से लेकर 1857 तक के कार्यकाल, मतलब 200 सालों तक, 200 वर्षों तक भारत में इसने लगातार क्या किया, इसने शोषण किया। और भारत के अंतर्गत जो शोषण है, आर्थिक शोषण है, राजनीतिक शोषण है, कौन सा शोषण, राजनीतिक शोषण है, आर्थिक शोषण है, सामाजिक शोषण है, सभी प्रकार के शोषण के, और इस शोषण के परिणाम स्वरूप भारत के अंतर्गत जब भारत के सभी वर्गों के क्या हुए, अंग्रेजों की इस नीति के कारण परेशान हो गए, तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ 1857 की क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाना शुरू कर दिया। अब हम सबसे इसकी जो आने का जो महत्वपूर्ण कारण था, उस आने के महत्वपूर्ण कारण को देखा। अब हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। हमने सबसे पहले इसकी प्रस्तावना को देख लिया। इसकी प्रस्तावना के बाद में हम सबसे पहले इसको देखते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के सबसे प्रमुख कारणों में 1857 की क्रांति है। देखिए 1857 की क्रांति भारतीय राष्ट्रवाद की एक सबसे पहली शुरुआत है। इसकी शुरुआत में
1857 की क्रांति में इसकी सबसे पहली शुरुआत के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इसकी क्रांति के उदय के कारण बने कुछ भी ना हो, जिसके अंतर्गत सबसे पहला कारण था इसका जो सीधी कारण है, इसका जो सबसे जो तात्कालिक कारण माना जाता है सैनिक कारण है। और सैनिक कारणों के अंतर्गत सैनिकों में बढ़ने वाला जो असंतोष है, और इसी की वजह से 1857 की क्रांति को कुछ विद्वान क्या करते हैं, सैनिक क्रांति के नाम से भी क्या करते हैं, इस स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ इसका सैनिक कारण है। 2 नंबर पर हम बताते हैं सामाजिक कारण, 3 नंबर पर राजनीतिक, तो 4 नंबर पर आर्थिक कारण। देखिए सैनिक कारणों में सबसे पहले हम ये देखें कि जो सैनिकों में जो उत्पन्न जो असंतोष था, हालांकि भारत के अंतर्गत आर्थिक कारण से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन क्रांति की शुरुआत सैनिक कारणों से हो रही है। और आर्थिक कारण, फिर आर्थिक कारण के बाद में उन्होंने क्या किया, राजनीतिक स्थिति को क्या किया, विस्तार के लिए अपनाना शुरू कर दी। हमारी जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति होती, उस स्थिति के आधार पर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक प्रकार से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण रहा, जिसमें हम सबसे पहले कौन सा कारण लेते हैं, इसका सैनिक कारण। सैनिक कारणों में सबसे पहला कारण ये है कि अंग्रेजों ने भारतीय जो सैनिक थे उन भारतीय सैनिकों में भेदभाव करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, भेदभाव करना शुरू कर दिया। और भेदभाव के साथ साथ में जैसे कि मान लीजिए एक अयोग्य अंग्रेज बहुत से भारतीय योग्य अंग्रेजों पर, भारतीय योग्य सैनिकों पर शासन कर सकता था, बल्कि भारत का योग्य जो सैनिक है वो अनेक अंग्रेजों के अधीन रहता था। तो इसी वजह से क्या हुआ कि यहाँ एक भेदभावपूर्ण नीति शुरू हो गई। और इसी के कारण साथ साथ में क्या हुआ कि इन्होंने जो क्या किया कि जो धार्मिक कारण था, इसकी सबसे पहले जो शुरुआत थी, इसकी शुरुआत जो 1857 की क्रांति की जो सबसे पहली जो शुरुआत थी, बैरकपुर कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत जो बैरकपुर है, उस बैरकपुर के अंतर्गत मंगल पांडे नामक के जो सैनिक है, उस सैनिक ने क्या किया था, 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली से मार करके इसकी शुरुआत कर दी। इसकी शुरुआत होने के पीछे क्या वजह रही? इसकी शुरुआत होने की सबसे पहली वजह ये रही कि यहाँ पर जो बैरकपुर के जो सैनिक थे, उन सैनिकों को जो कारतूस दिए जाते थे, क्या दिए जाते थे, कारतूस दिए जाते थे, उस कारतूस पर गाय और सुअर की क्या की गई थी, चर्बी लगाई गई थी। तो जब सैनिकों को क्या करना पड़ता था, सैनिकों को कारतूस खोलने के लिए खोला जाता था, तो इससे मुंह से खोला जाता था। जब सैनिक कारतूसों को खोलते थे तो अपने मुंह से खोलते थे, और मुंह से खोलने के लिए जब उनके मुंह पर गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, तो ये धार्मिक स्थितियों को बिगाड़ने वाली स्थितियां थी, जिसमें इस सैनिकों को क्या हुआ है, असंतोष पैदा हुआ है। और इस असंतोष के कारण सैनिकों ने क्या कर दिया, इस अंग्रेजी शासन व्यवस्था का और उसके अधीन रहकर के कार्य करने का क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और इस विरोध के कारण क्योंकि सैनिक कारण से शासन में ये भी असंतोष के कारण थे, और इन असंतोष के कारण इसकी शुरुआत सैनिकों ने कर दी। इसलिए 1857 की क्रांति की जो शुरुआत थी वो सैनिक कारणों से हुई। इसको हम तत्कालीन कारणों के माध्यम से, और ये सबसे पहले बैरकपुर पश्चिमी बंगाल से इसकी शुरू हुई, और अंग्रेज बर्बरतापूर्ण जो सैनिकों पर जो अत्याचार करते थे, जिसके माध्यम से अंग्रेजों की असंतोष की प्रवृत्ति ही क्रांति का प्रमुख कारण मानी जाती है।
दूसरा जो कारण है सामाजिकरण। सामाजिकरण के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत जो संस्कृति के आधार पर क्या किया जा रहा है, जो भेदभाव किया जा रहा है समाज में, जो वर्ग बटे हुए थे उस वर्ग के अंतर्गत, जैसे वर्गों के अंतर्गत, जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। निम्न उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा मध्यम और निम्न वर्गों पर क्या किया गया, अत्याचार किया गया। इस अत्याचार की वजह से क्या किया गया कि अत्याचार की वजह से इन लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद में राजनीतिक कारण में सबसे महत्वपूर्ण डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति है। डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति मानी जाती है, क्योंकि इसने अपने राजनीतिक विस्तार के लिए क्या किया, इस प्रकार के कार्य करने शुरू कर दिए। और इस प्रकार के कार्यों के कारण ही क्या माना जाता है कि जैसे उसके 6 राज्य थे, सतारा था, इसके लिए जो सूरत था, इन राज्यों को आपस में क्या किया, इन्होंने एक दूसरे से जो हस्तक्षेपकारी नीति और राज्य हड़पने की नीति अपना करके क्या किया, इनको हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसके कारण असंतोष उत्पन्न हुआ। और इस असंतोष के कारण 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। आर्थिक कारणों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण किसको माना, यहाँ पर भारत के जो कुटीर उद्योग थे, भारत के चलने वाले कुटीर उद्योग और साथ में जो जिससे जुड़े हुए जो है कृषि, ये कृषिगत जो उद्योग थे उनको नष्ट होने लगे। और यहाँ का मूल वजह क्या था कि यहाँ से जो बनने वाला जो कच्चा माल था, उस कच्चे माल को वो क्या करने लगते थे, उस कच्चे माल को प्राप्त करके अपने विदेशों के अंतर्गत धन निष्कर्षण, जैसे दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत दिया, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कर्षण, दादा भाई नौरोजी इसने धर्म निष्कर्षण का सिद्धांत दिया। इसका मतलब यह है कि जो भी भारत में जो कच्चा माल था उस सस्ते मूल्य से खरीद करके और वहां उसे पक्का बना करके भारत में महंगी वस्तुओं के रूप में उनको क्या किया जाता था, बेचा जाता था, जिससे इनका शोषण बढ़ा। और इसी वजह से भारत में जो कुटीर उद्योग थे और कृषिगत उद्योग थे, ये पूरी तरह से क्या हुए, नष्ट हो गए। और इस कंपनी ने भारत पर एक पूरी तरह से क्या कर ली, एक अपना विस्तार जमा लिया। उसका साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षाएं जो थी पूरी हुई। और इस प्रकार 1857 की क्रांति की क्या हुई, शुरुआत हुई। उसके बाद में हम देखें कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे पहली वजह किसको मानी जाती है, 1857 की क्रांति। उसके बाद तो सबसे पहले हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो सबसे पहला कारण है, ये सबसे पहला कारण है, ये पहला कारण हमारा रहा 1857 की क्रांति। अब इसका दूसरा कारण है राजनीतिक एकता। अब इसका दूसरा कारण है राजनीतिक एकता। अब राजनीतिक एकता क्या है कि आपको पता है कि भारत के अंतर्गत जब बृहत्तर भारत है और इस बृहत्तर भारत के अंतर्गत जैसे अशोक सम्राट मौर्यकालीन शासक अशोक, इसके अलावा आप देख सकते हैं अकबर। ये दोनों शासक ऐसे शासक हुए जिन्होंने एक ऐसे भारत का निर्माण किया, एकीकृत भारत। कौन सा भारत, एकीकृत भारत का निर्माण किया, जिसका विशाल साम्राज्य था। और विशाल साम्राज्य होने के कारण इनकी जो सारी रियासतें थी, ये सारी रियासतें मिलकर के एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के निर्माण के अंतर्गत ये भारत एक व्यवस्थित बन गया था। तो हम अशोक, ये मौर्यकालीन और ये मुगलकालीन शासक, इस शासक ने
विशाल साम्राज्य बनाया और विशाल साम्राज्य बनाया तो इसने एकता के माध्यम से भौगोलिक एकता का निर्माण कर दिया था और एक अखंड भारत का निर्माण कर दिया गया था और जिसकी वजह से भारत क्या बना, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो गया था। अब उसके अंतर्गत अगर किसी प्रकार से क्या किया जाता है, हस्तक्षेप किया जाता है तो भारतीय लोग उसको क्या मानते हैं, बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ पर एक सहिष्णुता का वातावरण है। अशोक और अकबर ने यहाँ पर सहिष्णुता का वातावरण पैदा किया और एक अखंड और एकीकृत भारत का निर्माण किया गया था और इसकी वजह से यहाँ एकता का भाव था और इस एकता के भाव ने भारतीय राष्ट्रवाद को क्या कर दिया, जन्म दे दिया। इसका जो तीसरा सामाजिक व सांस्कृतिक कारण। सामाजिक व सांस्कृतिक कारण, देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भारत में जो राष्ट्रवाद रहा उसका सबसे बड़ा योगदान सामाजिक और सांस्कृतिक कारण का माना जाता है। सामाजिक कारण इसलिए माना जाता है कि सामाजिक और संस्कृत के अंदर, सामाजिक और सांस्कृतिक के अंदर क्या हुए कि यहाँ धर्म समाज सुधार आंदोलन और धर्म सुधार आंदोलन, 2 नंबर पर क्या है, धर्म सुधार आंदोलन, इनका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक इन्होंने भी एकता पैदा की। समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत हम भारतीय जागरण के जो अग्रदूत हैं, भारतीय पुनः जागरण के जो अग्रदूत कहते हैं वो कौन थे, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनः जागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। क्योंकि समाज में जो फैली हुई बुराइयां थी, अंधविश्वास थे, कुरीतियां थी, इनको दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने भरसक प्रयास किया, विदेशों में भ्रमण किया और उस भ्रमण के माध्यम से यहाँ पर समाज में फैली हुई जो लोगों की अज्ञानता थी, उस अज्ञानता को दूर करने का कार्य राजा राम मोहन राय ने शुरुआत की और इस प्रकार 1828 के अंतर्गत उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने अनेक प्रकार के जो समाचार पत्र थे, अनेक प्रकार की जो पुस्तकें थी, इनकी अनेक भाषाओं में रचना कर करके भारतीय जो नव जागरण का जो संदेश था वो जन जन तक पहुंचाया और इस जन जन तक पहुंचाने के लिए राजा राम मोहन राय एक समाज सुधार के अंतर्गत एक जन आंदोलन करने वाले प्रेरणा बन गए और इस प्रेरणा के कारण ही भारत के अंतर्गत एक राष्ट्रीय भावना पैदा हुई और राष्ट्रीय भावना के कारण ही 1857 की क्रांति और उस 1857 की क्रांति के बाद भारत में एक राष्ट्रवादी लहर पैदा हो गई। इस राष्ट्रवादी लहर फैलने में सबसे बड़ा योगदान राजा राम मोहन राय का 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करना और भारत के अंतर्गत अनेक शाखाओं के द्वारा कुरीतियों के खिलाफ जो विरोध किया जाना था ये था। और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने भी 1875 के अंतर्गत, दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, 1875 के अंतर्गत आर्य समाज की क्या की स्थापना की थी और ये आर्य समाज की स्थापना करके भारत के अंतर्गत क्या किया, समाज सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसके अलावा देखिए धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत भी विशेष रूप से आर्य समाज का योगदान माना जाता है। इसके अलावा जो 1893 के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद के द्वारा क्या किया गया,
शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के अंतर्गत जो धर्म की जो महत्ता थी और वास्तव में हिंदू धर्म क्या है उसकी जो परिभाषा उन्होंने दी, और इसका जो उन्होंने जो विश्व को एक धर्म का जो संकेत दिया, इसके माध्यम से भारत के अंतर्गत एकता की भावना पैदा हुई और जिन जंजीरों से, जिन अंधविश्वास की जड़ता से उनके मस्तिष्क पूरी तरह से क्या था, बंधा हुआ था, उनको दूर करने का क्या मिला, एक सबसे बड़ा आधार तैयार हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण हम इसे मानते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। और इनके अंतर्गत ये नहीं, राजा राममोहन राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, महात्मा ज्योतिबा फुले है, इसके अलावा जो जैसे अलीगढ़ आंदोलन था, भावी आंदोलन था, रामकृष्ण परमहंस मिशन की जो स्थापना की गई थी, ये सारी जो अनेक जो संस्थाएं थी जिन्होंने पूरे भारत के अंतर्गत धर्म के क्षेत्र में जो फैली हुई जो कुरीतियां थी, जो अविश्वास और जो अन्याय, जो लोगों के बीच में जो वर्चस्व जमाने की जो नीति थी, उसको तोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। और इसी के कारण उन लोगों में आपसी अपनत्व की भावना आई और वास्तव में अंग्रेजों की नीतियों को जानने की क्या मिली, समझ मिली, जिससे क्योंकि उसी समय के अंतर्गत अंग्रेज भारत में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करके कूट डालो राज करो की नीति अपनाना चाह रहे थे। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत एक ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई और इन्हीं परिस्थितियों के कारण भारतीयों ने उनके खिलाफ एक बहुत ही जोश और जुनून के साथ में लड़ने का एक आधार तैयार कर लिया। और उसके बाद में हम करते हैं चौथा कारण। चौथा कारण है पाश्चात्य शिक्षा का, पाश्चात्य शिक्षा का भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के चौथे कारणों में इसका और महत्वपूर्ण कारण आ रहा है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शासन भारत के अंतर्गत एक ऐसे वर्ग को तैयार करना चाहता है जो मन से विचार से और कर्म से क्या हो, अंग्रेज। और ये एक प्रकार का ऐसा भारतीयों का वर्ग हो जो क्या हो, अंग्रेजों का क्या बन सके, गुलाम बन सके। क्योंकि अंग्रेज पूरी तरह से भारत में भारतीयों के सहयोग के बिना अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते थे, इसलिए वो अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए उन्होंने क्या किया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। और अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन करने की वजह से भारत के अंतर्गत एक बहुत समाज के बहुत बड़े वर्ग का अंग्रेजी शिक्षा की ओर रुझान हुआ। और अंग्रेजी शिक्षा की रुझान हुआ तो वास्तव में अंग्रेजों की नीति को समझने का एक बहुत बड़ा आधार तैयार है। उस समय के अंतर्गत एक तो ये वर्ग बनकर के तैयार हो रहा था और दूसरी तरफ क्या था कि भारतीय कुछ लोग जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस और विदेशों में अनेक जो भारतीय विद्वान, भारतीय जो लोग थे जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक तरफ तो अंग्रेजों की नीति के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया गया, दूसरी तरफ ये जो भारतीय लोग जो विदेशों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके आ रहे हैं, इनके द्वारा किया गया अत्याचार और इनके द्वारा दिया जाने वाला प्रोत्साहन, इस आधार पर पूरी तरह से ये स्पष्ट करता था कि अंग्रेज लोग क्या करना चाह रहे हैं, भारत के अंतर्गत इस प्रकार की नीति अपना करके ये भारतीयों को क्या करना चाह रहे हैं, कूट डालो राज करो की नीति अपनाओ। क्योंकि ये इससे
भारतीय वर्ग को अंग्रेजी नीति समझने का भी क्या मिला, अवसर मिला, और ये इन लोगों ने इनको समझाने का भी एक माध्यम तैयार हो गया। यहाँ पर अंग्रेजों ने तो किया तो था अपने सहयोग के लिए इस प्रकार का कार्य, लेकिन हुआ ये क्या हो गया, किसकी ओर अग्रसर हो गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा ने भी अंग्रेजों की नीति को समझने में और उनके कार्यों को समझने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, जिससे अंग्रेजी शिक्षा के अंतर्गत भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा होने का आधार तैयार कर दिया। इसके अलावा समाचार पत्रों का योगदान, समाचार पत्र व साहित्य का योगदान। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में समाचार अनेक भाषाओं के अंतर्गत क्या किया गया, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया, जिनके अंतर्गत विशेष रूप से जैसे अमृत बाजार पत्रिका, संवाद कौमुदी है, बंग दूध है, रास्ता रुकता है। ये जो समाचार पत्र है, अनेक भाषाओं में राष्ट्रवाद पर आधारित समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया और जन जन तक पहुंचाया, और जन जन तक पहुंचाने के कारण जन जन भारत की राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर हुए, और राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर होने के कारण अंग्रेजों की वास्तविक नीति से अभिभूत हुए, क्योंकि जो उनके द्वारा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो इस प्रकार का जो भेदभाव किया जा रहा था, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जा रही थी, इस नीति के कारण उन्होंने विशेष रूप से क्या किया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और इसी के कारण ये समाचार पत्र के साथ साथ में जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर है, इसके अलावा जो बंगदूत और आनंदवन जैसे मुस्लिम आंदोलन चला था, इसके साथ साथ के अंतर्गत जो अनेक जो क्रांतिकारी जो लोग थे, जो सबसे ज्यादा हमारे जो बंगाल इसका जो सबसे बड़ा जो केंद्र करके रहा, जिसके अंतर्गत वंदे मातरम और इंकलाब जैसे और आनंदवन की स्थापना की गई। इन साहित्य और पत्रिकाओं के माध्यम से भारत के अंतर्गत एक बहुत बड़ी एक जन आंदोलन तैयार करने का एक आधार तैयार हुआ, और ये आधार भारत के राष्ट्रीयवाद आंदोलन की पृष्ठभूमि को क्या करता है, तैयार करता है। इसके साथ इसमें 6 नंबर का बिंदु ये है कि विदेशी यात्राओं का भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में जो अहम योगदान है वो विदेशी यात्राओं का भी। विदेशी यात्राओं का सबसे बड़ा योगदान इसलिए माना गया क्योंकि भारत के अंतर्गत जैसे विशेषकर राजा राम मोहन राय है, इसके अलावा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, विपिन चंद्र पाल है, श्याम कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले है, इन सबने क्या किया, विदेशी यात्राएं की। और विदेशी यात्राएं करने और वहां अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में वहां की शासन व्यवस्थाओं को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित महसूस। उन्होंने इस प्रकार महसूस किया कि जिस प्रकार से इस देश के अंतर्गत जो वातावरण तैयार किया गया है, और इससे क्या हुआ है कि शासन व्यवस्था के माध्यम से जो लोगों को जो हर प्रकार की सुख शांति और समृद्धि मिली हुई है, यहाँ का सब सुख
जो लोगों का जो समस्या है उनका समाधान हो रहा है, क्यों नहीं ऐसा भारत में भी हो और भारत में भी ऐसी शासन व्यवस्थाओं का निर्माण किया जा सके जो आम व्यक्ति की आवश्यकताओं और समस्याओं को दूर कर सके। तो ऐसा वातावरण जब उन्होंने वहां देखा और भारत में जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के द्वारा जो उत्पन्न परिस्थितियां देखी गई उसमें उन्होंने काफी अंतर महसूस किया और इसी वजह से उन्होंने लोगों को जन क्रांति का आधार तैयार कर लोगों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़ा करने का जो आधार है वो तैयार किया। इस प्रकार हम भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में जो विदेशी यात्राएं हैं उनका प्रभाव विशेष कर देख रहे हैं और कुछ विचारक हैं विदेशी विचारक, वो विदेशी विचारकों से भी क्या हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। विशेषकर जैसे मील है, बेंथम है। इस मील और बेंथम के स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं, ये विचार भारतीयों को प्रभावित कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मार्क्स का दृष्टिकोण है, मार्क्स का जो दृष्टिकोण है, ये मार्क्स का दृष्टिकोण भी क्या कर रहा है, क्रांति को जन्म दे रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विदेशी संपर्क में आने से भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन तैयार। एक तीसरा कारण यह है कि विदेशी यात्राओं के प्रभाव से इन्होंने विदेशी घटनाओं को भी क्या किया, प्रभावित किया। विदेशी घटनाएं कैसे क्या, जैसे 1917 के अंतर्गत रूस की क्रांति है, जर्मन और इटली का एकीकरण है। रूस की क्रांति है, जर्मन और इटली का एकीकरण है। इसके अलावा अमेरिका की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है। इन क्रांतियों के माध्यम से जो वहाँ की शासन व्यवस्था में जो आमूलचूल परिवर्तन आया है, ये आमूलचूल परिवर्तन भी क्या कर रहा है, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का आधार तैयार कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर विदेशी यात्राओं के प्रभाव से हम इसे 3 तरीके देख सकते हैं। एक नंबर तो हम ये देख सकते हैं कि विदेशी लोगों के संपर्क में आने से उनके विचारों ने उनको क्या किया है, प्रभावित किया है और प्रभावित करने के कारण ये क्या भारत में भी ऐसी परिस्थितियां पैदा करना चाह रहा है। 2 नंबर पर ये देखना चाह रहे हैं कि विदेशी घटनाओं का जो प्रभाव है वो विदेशी घटनाओं का प्रभाव भी भारत में राष्ट्रवादी एक परिस्थितियां पैदा कर रहा है, क्योंकि विदेशों के अंतर्गत राष्ट्रवादी भावना के माध्यम से ही आजादी प्राप्त की गई थी। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि हूबहू वैसी ही शासन व्यवस्था की कल्पना करना जैसे विदेशों में है वो भारत में रहकर इस प्रकार का क्या कर सकते हैं, वातावरण तैयार कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आधार रहा कि विदेशी यात्राओं का भी क्या रहा, भारतीय आंदोलन में प्रभाव रहा। इसके बाद में 7 नंबर पर हम देखते हैं, 7 नंबर पर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए अब तक जो भारत के अंतर्गत 1857 तक भारत में जो क्या की गई थी, राष्ट्रवादी जो आंदोलन किया गया था, वो राष्ट्रवादी आंदोलन एक नेतृत्व में और योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया गया, एक क्या था, एक असंतोषकारी घटनाएं मानी जाती है और इसी की वजह से वो अपने उद्देश्य में क्या नहीं हो पाई, सफल नहीं हो पाई। लेकिन ये सारी जो धीरे धीरे जो घटनाएं हुई हैं, उस राष्ट्रीय कांग्रेस गठन होने के बाद में एक राष्ट्रीय संस्था का क्या हुआ है, गठन हुआ। और इस राष्ट्रीय संस्था का गठन के माध्यम से ही पूरे राष्ट्र को क्या मिला है, नेतृत्व प्रदान हुआ। सबसे बड़ा आधार है नेतृत्व।
योजनाबद्ध तरीके से उनकी जो एक ऐसी संस्था का गठन हो जाता, तो शायद 1857 में भी भारत क्या हो जाता, आजाद हो जाता। लेकिन एक राष्ट्रीय संस्था न हो जाना और एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य न कर पाना, क्रमबद्ध तरीके से काम नहीं कर पाना, इसके कारण वो अब इन सब की वजह से भारत के अंतर्गत स्वयं अंग्रेजों के द्वारा ही एक अभयद्वीप, देना ये प्रसंग भी आता है, अभयद्वीप की अवधारणा, अभयद्वीप की धारणा थी, ये प्रश्न आता है। अभयद्वीप का मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं सैफ्टी, सेफ्टी वाल, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सुरक्षा कवच। हालांकि अंग्रेजों को इस बात का डर था कि जिस प्रकार 1857 की क्रांति हुई, ठीक उसी प्रकार की क्रांति अगर दोबारा हो जाती है तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया, जो संस्था इस बात का ध्यान रखेगी कि भारतीय लोगों में जो उत्पन्न जो असंतोष है, इस असंतोष को क्या किया जाएगा, अंग्रेजों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसका अंग्रेजों ने इस राष्ट्रीय संस्था का गठन इसलिए किया गया था कि भारतीय जो वर्ग है, भारतीय जनता है, उसमें जो असंतोष है वो असंतोष एक साथ अंग्रेजों पर हमला न करे, जबकि ये लोग क्या करें, संस्था को अवगत कराएंगे, फिर ये संस्था वाले लोग अंग्रेजों को क्या कराएंगे, अवगत कराएंगे, जिससे क्या किया जा सकेगा, उसको इनकी जो समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, इनको दूर किया जा सकेगा। तो इस उद्देश्य से इनका जो है, पहले ये बना अभयद्वीप। अभय इसका मतलब है कि 1857 की जो घटनाएं घटी वो दोबारा घटित नहीं हो और उन्हें क्या किया जा सके, रोका जा सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था का गठन किया जो राष्ट्रीय संस्था अंग्रेजों की सुरक्षा कर सकेगी, इस क्रांति को क्या करेगी, बढ़ावा नहीं देगी, ऐसे हर प्रकार की परिस्थितियों का क्या कर पाएगी, अध्ययन कर पाएगी और उसकी रिपोर्ट उसको भेज सकेगी। उद्देश्य तो ये था, अंग्रेजों का तो ये उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है A.O. उस अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था, A.O. और उस समय जो गवर्नर जनरल था, वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। कौन था, लॉर्ड डफरिन उस समय का गवर्नर जनरल था। उसने अपने अधिकारी को नियुक्त करके क्या किया गया कि एक ऐसी संस्था का गठन किया जाए जो क्या करे, भारतीयों में जो उत्पन्न असंतोष है उस असंतोष को दूर करें और उसकी रिपोर्ट प्रदान करें। और इसी उद्देश्य से 28 दिसंबर 1885 के अंतर्गत क्या किया गया, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के अंतर्गत कांग्रेस का गठन कर दिया गया। और इस प्रकार भारत के अंतर्गत बनने वाली पहली एक राजनीतिक संस्था, एक राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली संस्था थी, उसका नाम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। आई बात समझ में? तो सबसे बड़ी बात यह है, आपको प्रश्न पूछा रहा है अभयद्वीप की धारणा क्या थी, तो आप ये बताएंगे कि अभयद्वीप की धारणा का आशय ऐसे है कि अंग्रेज 1857 जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया जो भारतीयों में उत्पन्न असंतोष को अंग्रेजों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। और इससे
जो संस्था का जो गठन किया गया उसी को हम अभयदीप की धारणा के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार कांग्रेस का गठन हुआ और कांग्रेस का गठन होने के साथ साथ जो उन्होंने जो 1885 से लेकर 1947 तक का जो कार्य किया गया उसने जो अपना जो लगातार अपना जो कार्यक्रम विकसित किया उदारवादियों के रूप में, उग्रवादियों के रूप में, गांधीवादियों के रूप में, इस आधार पर उन्होंने क्या किया, एक पृष्ठभूमि तैयार की जिसके माध्यम से भारत को आजादी प्राप्त की जा सके। और इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा एक आधार तैयार हुआ जो अंग्रेजी शासन को भारत से निकाल करके हमेशा के लिए भेजने का कार्य किया। तो ये जो आपने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हमारा जो पहला चैप्टर है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण, उस में हमने जो जैसे भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उससे जुड़े हुए जो पूर्व की जो घटनाएं हैं उस घटनाओं में जैसे हमने सबसे पहले देखा राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के तत्व क्या हैं, राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या हैं, ऐसे मुख्य बिंदुओं को हमने इस प्रथम क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा है। हम आगे की कक्षा के अंतर्गत राष्ट्रवाद के जो चरण हैं, राष्ट्रवाद के चरण हैं उसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और आप विशेष रूप से हमारी जो ये जो कक्षा है उसमें जो मुख्य रूप से जो स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के इसको अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।